नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 79 है, जो कि बेस्ड है ऑफिशियल लैंग्वेज। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और एग्ज़ाम में इसके 20 से 25 क्वेश्चंस हमेशा ही आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन उन 20 से 25 क्वेश्चंस को करने के लिए ज़रूरी है आप सभी के लिए कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें। और क्वेश्चंस के निरंतर अभ्यास के श्रृंखला में ही आज हम एक और लेक्चर को ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इस भी लेक्चर को अच्छे से इंजॉय करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Question number 1. Consider the following statement. First, the 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. Second, the Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary. Which of the statement given is are correct? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत के संविधान में 44वें संशोधन में प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रखने वाला एक अनुच्छेद पेश किया गया था। दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के 99वें संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है। देखिए इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट क्या करेगा, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो 44th अमेंडमेंट था इसकी जगह पर 39th अमेंडमेंट था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 ओनली। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 2. Which article of the Constitution provides that every state shall endeavor to provide an adequate facility for instruction in mother tongue at primary stage of education? संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 349, बी आर्टिकल 350, सी आर्टिकल 350 ए, डी आर्टिकल 351। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आर्टिकल 350 ए। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द लैंग्वेज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन हैं ए स्टेट कैन कंपेल द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू चूज देयर मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी स्कूल। राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनी मातृभाषा चुनने के लिए मजबूर कर सकता है। बी अंगिका इज नाउ इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। सी हिंदी इज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। डी बोडो इज अ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में एक मान्यता प्राप्त भाषा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी जो है बोडो इज अ रिकॉग्नाइज्ड
लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आपसे सही स्टेटमेंट ही पूछ रहा है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर आर्टिकल 344 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन से ए इन 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के एम मुंशी, बी इन 1955 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी जी खेर, सी इन 1960 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम सी चगला, डी इन 1965 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुमायूं काबिर। इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का? ऑप्शन बी इन 1955 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी जी खेर। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस was added in the 8th schedule of the constitution in 2003। निम्नलिखित में से किस भाषा को 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन से ए कोंकणी, बी सिंधी, सी मणिपुरी, डी संथाली। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संथाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस वर एडेड टू द लैंग्वेजेस अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन thereby raising their number to 22। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से किस एक के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषाओं में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी? आपके ऑप्शन से ए कॉन्स्टिट्यूशन 90th अमेंडमेंट एक्ट, बी कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट, सी कॉन्स्टिट्यूशन 92nd अमेंडमेंट एक्ट, डी कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए उर्दू, बी नेपाली, सी कोंकणी, डी भोजपुरी। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भोजपुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज बीन एडेड टू 8th शेड्यूल बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। निम्नलिखित में से किस भाषा को संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए संस्कृत, बी सिंधी, सी पंजाबी, डी कोंकणी। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिंधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन से ए गुजराती, बी कश्मीरी, सी राजस्थानी, डी डोगरी। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, which 3 languages have been added to the 8th schedule of the constitution by 71st amendment। 71वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, बी कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, सी नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, डी नेपाली, कोंकणी, असामीज।
तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 8th शेड्यूल इज। संविधान द्वारा 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की संख्या है। आपके ऑप्शन हैं ए 16, बी 17, सी 18, डी 22। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल शेड्यूल ऑफ द अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की संख्या है। ए 22, बी 20, सी 18, डी 17। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाओं को अपनाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? आपके ऑप्शन हैं ए 343, बी 344, सी 345, डी 346। 13th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 345। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज गिवन द संस्कृत लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? आपके ऑप्शन हैं ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के प्रावधान में संशोधन कर सकती है। आपके ऑप्शन हैं ए अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर, बी 2/3 मेजोरिटी, सी 3/4 मेजोरिटी, डी सपोर्ट ऑफ 1/3 ऑफ इट्स मेंबर। तो 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय। भारत की राजभाषा संबंधी प्रावधानों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए सिंपल मेजोरिटी, बी मिनिमम 2/3 मेजोरिटी, सी मिनिमम 3/4 मेजोरिटी, डी कैन नॉट बी अमेंडेड। तो 16th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिंपल मेजोरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following languages included in the 8th schedule of the constitution is spoken by the largest number of people? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए बंगाली, बी गुजराती, सी मराठी, डी तेलुगु। तो 17th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? वो है ऑप्शन ए बंगाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस बीइंग यूज्ड एज मदर टंग? आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट बंगाली, सेकंड मराठी, थर्ड तमिल, फोर्थ तेलुगु।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली भारतीय भाषाओं का अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? पहला बंगाली, दूसरा मराठी, तीसरा तमिल, चौथा तेलुगु। तो नीचे दिए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का करना है, ठीक है, चुनाव। तो बताइए सीक्वेंस में इनका डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो एक बार मैं आपको ऑर्डर सारे क्रिएट करके बता देती हूँ कि सबसे पहले कौन कौन सा होता है। सबसे पहले आता है बंगाली, उसके बाद से तेलुगु, फिर मराठी, तमिल, ठीक है। बंगाली 8.1%, तेलुगु 7.19%, मराठी 6.99%, तमिल 5.99%, ठीक है। ये जो 2011 का सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आपके बताए गए हैं, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले नंबर पे आ जाए बंगाली, फिर तेलुगु, ठीक है, फिर मराठी और तमिल। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 इज आंसर सी, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, परसेंटेज ऑफ हिंदी स्पीकिंग इंडियंस इज अबाउट। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग है। आपके ऑप्शन हैं ए 50, बी 45, सी 41, डी 35। 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 41, ठीक है। एक बार आप लोग 2011 का सेंसस भी देख लीजिएगा जब तक कि करंट सेंसस ना आ जाए। तो 2011 सेंसस भी हम लोग के लिए उतना ही रिलेवेंट होगा, ठीक है। तो 19th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए बंगाली, बी फ्रेंच, सी जापानीज, डी पोर्चुगीज। 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फ्रेंच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a language of Balochistan, but from philological aspect, it is a language of Dravidian family. निम्नलिखित में से कौन सी बलूचिस्तान की भाषा है लेकिन भाषा शास्त्रीय दृष्टि से यह द्रविड़ परिवार की भाषा है? ए ब्रहुई, बी कुई, सी पारगी, डी पैंगो। 21st क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्रहुई, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। फर्स्ट गुजराती, सेकंड कन्नड़ा, थर्ड तेलुगु। विच ऑफ द लैंग्वेजेस गिवन अबव हैज बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। पहला गुजराती, दूसरा कन्नड़, तीसरा तेलुगु। ऊपर दी गई किस भाषा को सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो आपको बताना है कि कौन सी भाषाएं हैं जो वो क्लासिकल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। तो देखिए, जो कन्नड़ा है और जो तेलुगु है ये दोनों के दोनों ही क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो 2 एंड 3 हमारा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी देखिए, 2 एंड 3 ओनली, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथोराइज्ड टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत है? आपके ऑप्शन हैं ए गवर्नर ऑफ स्टेट, बी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, सी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 23 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द नॉमेनक्लेचर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट एज पंचायती राज
was the result of the suggestion of which Indian leader? ग्रामीण स्थानीय सरकारों का नामकरण पंचायती राज किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी एम के गांधी। 24th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एम के गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, what is not correct about gram panchayat? First, the maximum strength is 20 punch in a gram panchayat. Second, if 15 punches are elected in gram panchayat, then 5 punches are nominated. Third, the president of Janpat Panchayat nominate 5 punch. Fourth, the strength may be 10 punch in a gram panchayat. Fifth, in case of equal vote in the election of punch, it is decided by lottery. Six, nominated members participate in the meeting and can vote. ग्राम पंचायत के बारे में क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला, एक ग्राम पंचायत में पंचों की अधिकतम संख्या 20 होती है। दूसरा, यदि ग्राम पंचायत में 15 पंच निर्वाचित होते हैं तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष 5 पंचों का नामांकन करता है। चौथा, एक ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या 10 हो सकती है। पांचवा, पंचों के चुनाव में मत बराबर होने की स्थिति में लॉटरी द्वारा निर्णय किया जाता है। छठवां, नामांकित सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान करते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि सही नहीं है। ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, जो कि सही नहीं है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 15 पंचेस आर इलेक्टेड इन ग्राम पंचायत, देन 5 पंच आर नॉमिनेटेड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद से क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत नॉमिनेट 5 पंच। ये भी स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत ही बताना है। ठीक है, छठा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट इन द मीटिंग एंड कैन वोट। ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और छठा, जो कि हमें गलत स्टेटमेंट बताना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा और छठा। देखिए किसमें है? ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लिया कीजिए, फिर आपको सही गलत पहचानने में इजी होगी। ठीक है, तो 25th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर ICS को। साथ ही साथ अपने सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।